वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज जो है हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। आज नई शिक्षा नीति आ गई है और वो हर कॉलेज और स्कूल में इम्प्लीमेंट हो गई, जिसमें पर्यावरण एक विशेष जो है मुद्दा बनकर सामने आया है। हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। उसी क्रम में जो है अभी तो बहुत सारी किताबों को मैं देख रहा था। पहला ही हेडिंग है भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय वैज्ञानिक। कितनी खूबसूरत बात। ज्ञान की शुरुआत जिस कंट्री में हुई उसके एजुकेशन सिस्टम में पहली बार इस तरह की बातें कही जाने लगी। ये डेफिनेटली जो वो चेंज है कि इंडिया को अपने रूट से जुड़े रहना है, और अपने रूट से जुड़ेंगे तभी आप जो है आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप प्रायः देखें कि जो भी डाल अपने तने से और रूट से दूर होती जाती है वही आंधी में जल्दी टूटती है, और कभी कभी वो ऐसा टूटती है कि जो है वो पेड़ को ही ले गिरती है। तो इसीलिए ज़रूरी था इस तरह का एजुकेशन सिस्टम में इम्पाउंड करना, और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जो कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें मैंने कई लिटरेचर्स को देखा और अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ कई लिटरेचर्स को। तो एक ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ जिसमें अलग अलग हेडिंग्स हैं और उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो शुरू करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश, और आज की क्लास है भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय वैज्ञानिकों पर। ये 3-4 लेक्चर में होगी, तो आप बने रहिएगा और पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं, जो अपने स्लाइड में कंटेंट आएंगे। तो पहला कंटेंट है, मैंने इसको 3-4 चरणों में भी बांट दिया है तो इससे सरल हो जाता है। पहला है एंशिएंट वैदिक एजुकेशन सिस्टम को मैंने यहाँ रखा। दूसरा है पोस्ट वैदिक सिस्टम। तीसरा इंट्रोडक्शन टू ब्राह्मिक एजुकेशन सिस्टम, ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण के द्वारा जो है जो प्रणाली एजुकेशन सिस्टम की लाई गई। और तीसरा है आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। चौथा जो है मार्कर्स एंड चेंजेस है। मार्कर्स एंड चेंजेस उन लोगों के एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैंने रखा है जो हमारे इंडिया के बाहर से आए। ध्यान रखिएगा, बाहर से आए। जैसे इस्लामिक सभ्यता भारत की नहीं, वो बाहर से आई। अंग्रेज़ों का जो शिक्षा पद्धति है वो बाहर से आया, तो उनके बारे में ब्रीफ नॉलेज यहाँ पर रखा है। फिर लास्ट में आइकॉन्स एंड टाइमलाइंस है। आइकॉन्स ऑफ टाइमलाइंस जो एजुकेशन के लीजेंड्स हैं उनके बारे में, जैसे कलाम साहब हुए, आर्यभट्ट हुए, भास्कर हुए, इनकी जानकारी हम लोग देंगे। तो शुरुआत करते हैं जब हम एजुकेशन के बारे में। तो कुछ चीज़ें एजुकेशन की क्लास में और भारतीय संस्कृति और विज्ञान के समझने से पहले आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बिना पानी के नदियों की कीमत नहीं होती है। बिना पानी के नदियों का कीमत नहीं होता है। बिना खुशबू के फूलों की कीमत नहीं होती है। ये मेरी लाइन से मेरे डायरी में लिखी हुई है, तो मैंने कहा आपको भी सुनाएं। और इन सारी चीज़ों को हमको एक जो है व्यास में रखते हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ पॉइंट आप नोट करते चलें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब हम बात करते हैं शिक्षा की और भारतीय शिक्षा पद्धति की। पहली बात ध्यान दीजिए, जब हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपको वेद और वेदांत को समझना होगा। थोड़ा सा मैं बताते चलूँगा उसमें। और आप एक ऐसे देश के बारे में, एक ऐसे देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं जिसने वेद और वेदांत दिया। इंडिया का प्रयोग जब हम यहाँ करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम में इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिखा गया। इसके पहले वो आर्याव्रत था,
तो हम आर्यव्रत की बात कर रहे हैं, और जब हम एक ऐसे महान सभ्यता की बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को शून्य पाई और गणित के कई आयाम दिए, तो जाहिर सी बात है कि सोच का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। जब हम एजुकेशन को लेकर थिंक कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं, या उसके ऊपर कुछ लिख रहे हैं, तो आपके सोच का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा। जैसे कल मैं एक लेक्चर देख रहा था, उसमें बहुत अच्छी बात कही गई कि वो मूवी है 3 इडियट, उसी का था। उसने बता रहा था कि चाबुक के डर से जंगल का शेर जो है वो कुर्सी बैठ जाता है, तो उसको वेल ट्रेंड कहते हैं, नॉट वेल एजुकेटेड। तो एजुकेशन अलग चीज़ है। अगर आप शब्द को देखें तो एजुकेशन बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड। एजुकेशन मतलब ये नहीं है कि आप जो है बस एक सर्टिफिकेट ले लिए और आपका काम हो गया ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके लाइफ स्पैन में कैसा होता है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन को समझने से पहले भारतीय समाज को समझना जरूरी है, और भारतीय समाज को कैसे समझें उसके लिए मैंने जो है एक बहुत अच्छे राइटर और थिंकर हैं और डॉक्टर हैं, सर्जन और हड्डियों के, इलाहाबाद के डॉक्टर त्रिभुवन सिंह की मैं किताब पढ़ रहा था। और त्रिभुवन सिंह सर बहुत बढ़िया लिखे शूद्र के बारे में। इसी पर जो है उन्होंने कई किताबों का कोट किया है, मनुस्मृति को भी कोट किया है। इसी पर डॉक्टर बलराम सिंह सर के भी अपने एक विचार हैं, जो यूएस एम्बेसी में एजुकेशन सिस्टम को हिंदी और इंडियन फिलोसोफर्स हैं, वो फिलॉसफी भी जानते हैं थोड़ा बहुत अच्छा खासा। और ताजुब की बात है, वो हमारे यहाँ के ही हैं, सुल्तानपुर के ही हैं दोनों लोग। तो उसको मैं जब रिलेट कर रहा था हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया में, जो एंशियंट वैदिक एजुकेशन सिस्टम है, देखिए पहले समझिए, मैं इसे क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि आप समझिएगा तभी आप लिख पाइएगा। देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ रोट लर्निंग इन एजुकेशन सिस्टम, कहीं भी रोट लर्निंग का ऑप्शन ही नहीं था। तो मैं आपको एक समझा रहा हूँ एक कहानी के तौर पे। शिक्षा को समझने का सबसे सरल उपाय है समाज को समझना। और समाज को हम कैसे समझें, उसके लिए जब मैंने डॉक्टर त्रिभुवन सिंह की बुक को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद से जो मेरे विचार बने वो था कि शुरू से लेकर अंत तक, अभी तक भी जो भी भारत की नीतियां हैं एजुकेशन को लेकर, जो भी भारत का समाज है, जो भी भारत में ऊंचे तबके के लोग पहुंच रहे हैं, जो हायर लर्नेड है, हम तबका मतलब ये नहीं कास्ट, लर्नेड, हायर लर्नेड व्यक्ति जो पहुंच रहे हैं, तो वो एक अपना अलग नज़रिया रखते हैं। अब आप देखिए कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा कि कर्मण्ये देवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन, माने कर्म करोगे तभी तुम्हें जो है फल मिलेगा, कर्म करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा। इसीलिए हमारे हथेलियों से ऊपर उंगलियां हैं, इसीलिए हमारे हथेलियों से ऊपर उंगलियां हैं, और उंगलियों के मोमेंट से हम अपने कर्म करते हैं और इससे भाग्य बदलते हैं। तो कर्म करोगे तभी तुम्हारा काम होगा। ये बात बहुत सालों पहले, सदियों पहले इनपाउंड की गई हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन कुछ अलग ही चीज़ है, और हमारे वैदिक काल का तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड था, बहुत ज़्यादा ब्रॉड। अब आप सोचिए कि लोग कहते हैं कि वो क्षत्रिय हैं, वो वैश्य हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो शूद्र हैं। कहीं आप देखिए कोई भी हिंदू देवी देवता का फोटो आप देखिए,
किसी भी देवी देवता की सर की पूजा नहीं होती है, उसके पैर की पूजा होती है। लोग कहते हैं कि जो है दिमाग, ब्रह्मा, ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के दिमाग से हुआ, सर से हुआ। सर से नहीं हुआ, न कोई हाथ से पैदा हुआ, न कोई पैर से पैदा हुआ, और न कोई पेट से पैदा हुआ एक मूर्ति के। ये मूर्तियां जो है वो प्रारूप है, रिजेंबलेंस है, वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो और हिंदू जो आर्य जो संस्कृति है, इसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। एक छोटा सा वर्णन मिलता है महाभारत काल में, आप इसको गौर कीजिएगा। एक बहुत बड़ा धनुर्धर होता है जिसका नाम एकलव्य होता है। अब आप एकलव्य के बारे में जब सोचेंगे और शिक्षा की पद्धति को देखेंगे तो आप देखिए कि कितनी स्ट्रांग थी। केवल गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति रखकर जो व्यक्ति धनुर्विद्या में मास्टर्स हो सकता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य रिलीजियस बाइज्ड थे तो उन्होंने अंगूठा मांग लिया। ऐसा नहीं है। आप सोच को देखिए, उस विचार को देखिए आप पहले, कि एकलव्य जो व्यक्ति है वो द्रोणाचार्य की मूर्ति रख के सारी शिक्षाएं ग्रहण कर लिया। तो सोचिए जब साक्षात द्रोणाचार्य उनके सामने आएंगे तो वो द्रोणाचार्य का मन नहीं पढ़ लेगा। जो मूर्ति से ज्ञान ले लिया वो मन पढ़ना कौन बड़ी बात है। अब कैसे इतिहास को तोड़ना मरोड़ा गया, आपको पेश किया गया, वो हमसे उसमें मुझे नहीं जाना। ये मैं जो पढ़ा उसके बारे में आपको बता रहा हूं। अब कैसे गुरु द्रोणाचार्य जब उसके सामने पहुंचे तो गुरु द्रोणाचार्य भी असमंजस में थे, क्योंकि आजकल के जमाने की तरह थोड़ी ना है कि हम तुमसे कह दिए काम करेंगे, कल हम मुकर गए। वचन वचन होता है, और एक शिक्षित व्यक्ति के द्वारा दिया गया वचन बहुत मायने रखता है। तो द्रोणाचार्य इस असमंजस में थे कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा वचन है पितामह भीष्म को जो दिया हूं वो भी निभ जाए और इस बच्चे का नुकसान ना हो। अब इतने ऊहापोह कंडीशन में थे और उस एकलव्य के सामने थे जो एकलव्य उनकी मूर्ति से शिक्षा ले चुका था। भाई मूर्ति तो बोलती नहीं ना है, कैसे उसको शिक्षा दे दी। तो वो एकलव्य उनका मन पढ़ लिया। वो जानता था कि उनके गुरु बहुत बड़े ऊहापोह स्थिति में हैं। आजकल के ज़माने के गुरुओं की तरह नहीं थे वो गुरु घंटाल। बहुत सारे गुरु घंटाल भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा ज्ञान देते हैं यूट्यूब पर और उस पर आके, उस तरह का वो टाइप के गुरु नहीं थे, वो कुछ अलग थे। और एकलव्य ने सोचा कि मेरे गुरु को इतना ज़्यादा कष्ट उनके मन में और इतना ऊहापोह का कंडीशन चल रहा है, और गुरु सोच रहे थे कि हम इसके क्या मांगे। देखिए गुरु और शिष्य का इतना भावुक तालमेल आप कहीं कहीं आप देखे नहीं होंगे। आजकल के ज़माने में तो कहीं नहीं देखे होंगे। इतना भावनात्मक जुड़ाव कि गुरु की मूर्ति से वो शिक्षा ले लिया और गुरु को सामने देखकर उसको, गुरु को पढ़ रहा है। वो गुरु जान रहे हैं कि मेरा शिष्य मुझे पढ़ रहा है। और उसके बाद जब गुरु द्रोणाचार्य नम आंखों से कहते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा अंगूठा चाहिए, निसंकोच वो दे दिया। और एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव आप अगर हमारा गर्दन भी मांगते तो मैं दे देता। ये शिक्षा है और ये गुरु शिष्य परंपरा पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा है। माता पिता अगर अपने बच्चे का उंगली किसी और के हाथ में देते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं, वो है गुरु, शिक्षक। और किसी पे नहीं ट्रस्ट करेंगे। कल को आप भी माता पिता बनेंगे तो कभी अनजान व्यक्ति को अपने बच्चे का उंगली नहीं पकड़ाएंगे, गुरु को ही देंगे। और इसीलिए माता पिता के बाद से जो है गुरु को पूजनीय माना जाता है।
और कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा वर्णन है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अरे ब्रह्मा के बाद गुरु का वर्णन आ रहा है। गुरुर ब्रह्मा, तुलनात्मक देखिए आप, ब्रह्म से तुलना की गई। ब्रह्म मीन्स ज्ञान, तो मस्तिष्क से कोई पैदा नहीं हुआ। जो भी व्यक्ति ज्ञान की उपासना करता है उसको हम ब्राह्मण कहा गया, ब्रह्म ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म मीन्स ज्ञान, ज्ञान मीन्स ब्रह्मांड। ये जो आप सुन रहे हैं अपने इस पे यूट्यूब पर मेरे वीडियो में, वो सारी चीज़ें मेरे द्वारा जो मैं अपना पढ़ा लिखा हूं वही है। जो व्यक्ति युद्ध कला में निपुण है, युद्ध कला में निपुण है, क्षत्रिय है, ये चीज़ महाभारत में भी लिखी, ये चीज़ डॉक्टर त्रिभुवन सर की बुक में भी लिखी हुई है। कैसे हम लोगों को मोड़ दिया गया, ये हम लोग को भनक भी नहीं लगा, भनक ही नहीं लगा। जो व्यक्ति व्यवसाय करता है वो व्यक्ति वैश्य है। जो व्यक्ति जो है काम करता है, खेती बाड़ी, सोना चांदी का काम, ये सब करता है, जो खाद्य का व्यवसाय करता है वो वैसे हो गया। जो सोना चांदी और लोहा, तलवार बनाना, तीर बनाना, किताब लिखना, किताब बनाना, ये सब हो गया आपका जो है शूद्र। ये शब्द है। किसी भी हिंदू देवी देवता में कहीं भी किसी का भी माथा नहीं पूजा जाता है, पैर पूजा जाता है। और पैर शूद्र का प्रतीक है। तो कैसे कह रहे हो कि शूद्र मतलब गलत है? कहीं तो आप गलत पढ़ लिए। मनुस्मृति में भी कहीं नहीं जिक्र है। हाँ, लोकल किताब बहुत जलाई गई मनुस्मृति है, पर उसमें भी कहीं इस चीज़ का विवरण नहीं है। आपातकाल में जैसे भूखमरी हो, सूखा है, बाढ़ है, प्राकृतिक आपदा है या युद्ध, इन काल में कहीं भी राजा को ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो किसान से कर ले। किसान से कर ले। अब सोचिए कितनी बड़ी बात कही गई। अगर धर्म में जाति, शिक्षा में जाति प्रणाली इम्पाउंड की गई तो क्या यह संभव था कि वाल्मीकि रामायण लिख पाते? क्या यह संभव था कि जो है भगवान राम स्वयं, जो कि राजा थे, एक राजा के पुत्र थे, महाराज के पुत्र थे, त्रिलोक विजेता के पुत्र श्री राम, उनको एक गुरुकुल जाने की क्या जरूरत थी? उनको गुरुकुल जाने की क्या जरूरत थी? भाई गुरु तो उनके घर आते। आप सोचिए क्या जरूरत थी भगवान कृष्ण को सुदामा के साथ पढ़ने की? क्या जरूरत ही क्या थी? वो तो गुरुदेव उनके घर आते पढ़ाने। ये सरलता व्याप्त है शिक्षा प्रणाली में हमारे सदियों से, सदियों से। और कहीं भी कास्टिज्म, जात पात नहीं था, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था वो भी कर्म के अकॉर्डिंग थी। कोई जरूरी नहीं था कि पंडित का लड़का जो है वो पुरोहित ही करे। अगर क्षत्रिय का लड़का जानकार है तो वो पंडित है, शूद्र का लड़का अगर शिक्षा ले रहा है तो वो पंडित है। आप आगे देखेंगे एंशिएंट वैदिक एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी नहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और कहीं भी नहीं आपको मिलेगा जाति और वर्ण को लेकर शिक्षा को तोड़ा गया, कहीं भी नहीं है। ये सारा कुछ कैलकुलेटेड करके भारत को और उसकी एजुकेशन व्यवस्था को चौपट करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा निर्मित था। आप ताजुब करेंगे, ताजुब करेंगे आप इसका। एक ऐसी सभ्यता का शिक्षा प्रणाली आप पढ़ रहे हैं जिसने शून्य दिया, जिसने शून्य दिया। एक एक चीज
आप एक एक चीज़, एडम्स ब्रिज जो श्रीलंका इंडिया के बीच में है से लेकर आप कुरुक्षेत्र तक की बात कीजिए, एक एक चीज़ जो भारतीय शिक्षा पद्धति को ऐसी डिज़ाइन करके बनाई गई कि आज भी प्रमाणित है, प्रमाणित होती है, प्रमाणित होती है। अगर प्रमाणित न होती तो श्री राम अयोध्या में थे, ये कैसे मिलता? ये सारी चीज़ें आप साउथ इंडिया चले जाइए, एक से एक स्टोन कार्विंग, एक से एक आर्किटेक्चर मौजूद है। विजयनगर का विजय स्तंभ कुतुब मीनार से ऊंचा है और उस समय बनाया गया जबकि लोग कहते थे अरे भारत में एजुकेशन सिस्टम नहीं है। कोलंबस और वास्को डिगामा इंडिया खोजे, यही हमें पढ़ाया गया और हम यही पढ़े। और हमें अपने रूट से वापस जुड़ना होगा, क्योंकि मैंने जो पहले एग्जांपल दिया है कि वह पेड़ पहले गिर जाता है जो जिसका जो ब्रांच है वो उसके रूट से दूर होती है, वो रूट खराब हो जाती है, जो रूट सिस्टम से दूर चली जाती है। महान गुरुओं का देश ये हिंदुस्तान रहा। आदि गुरु शंकराचार्य के एक गुरु हुआ करते थे, डोम राजा। अब बताइए आप, जो डोम राजा को अपना गुरु बनाया आदि शंकराचार्य, ज्ञान की पराकाष्ठा देखिए क्यों बना दिया? नहीं बनाना चाहिए था ना, नहीं बनाना चाहिए था। हम लोग तो ऐसी परंपरा और ऐसी शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं जो समुद्र पे पुल निर्माण करने से लेके और महान कलाकृति और ज्ञान के संरक्षण के लिए जिम्मेदार था। इतनी बड़ी संस्कृति जो जीरो से लेके पाई और उसके बाद से जो है डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस, कुछ बचेगा नहीं इसमें। इतना चीज हमें मिला, दुनिया को दिया। पहला टॉयलेट, एक मूवी आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें आप देखिए, उसमें भी बोलता है, यूट्यूब पर भी है और गूगल पे भी है। पहला टॉयलेट जो है वो आपको हिंदुस्तान की सभ्यताओं में मिला, प्राचीन सभ्यताओं में। तो अगर इंडियंस जो है इतने शिक्षित नहीं थे तो फिर ये जीरो हीरो कहाँ से आ गया? विचार करने वाली चीज़ है, विचार करने वाली चीज़ है और हमें विचार करना पड़ेगा। और इस विचार करने के लिए हमें बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा खोलना होगा, तब हम ये सब चीज़ें पढ़ पाएंगे। जो एंशिएंट वैदिक सिस्टम एजुकेशन का है, इसमें हम लोग को क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। एम ऑफ वैदिक एजुकेशन, उद्देश्य क्या था, एजेंसीज कौन कौन सी थी, कैसे फॉर्म ऑफ वैदिक एजुकेशन थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक एजुकेशन क्या था, स्कीम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन क्या थी। और हर चीज में मैं खोज खोज कर एक चीज रखा हूं, वोमेन एजुकेशन, रोल क्या था वोमेन्स का एजुकेशन में। गुरु माता थी, गुरु माता शिक्षा देती थी कन्याओं को जो पढ़ती थी। डिफरेंशिएशन कहीं नहीं था, जितना ही धर्म को महारानी पद्मती जानती थी उतना ही महाराणा प्रताप जानते थे, जितना ही धर्म को माता सीता जानती थी उतना ही भगवान राम जानते थे, जितना ही रुक्मणी जानती थी धर्म को, ज्ञान को, उतना भगवान कृष्ण भी जान रहे हैं। कभी सोचा है डिफरेंशिएशन? अगर होता तो सीता माता तो कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। आखिर उनको शिक्षा कहाँ से मिली? कहीं से तो कोई कोई एजुकेशन सिस्टम होगा।
महारानी पद्मती को, रानी लक्ष्मीबाई, एग्जाम्पल्स आप देखिए, कहीं भी वुमेन का एजुकेशन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन रहा ही नहीं इंडिया में, रहा ही नहीं। किताब जो होती है ना, जैसे सिविल सर्विसेज की भी तैयारी अगर कोई कर रहे हैं इसमें, तो उस किताब को पढ़ने से पहले उस किताब के लेखक को पढ़िए। किताब के जब लेखक को पढ़ेंगे तो आप देखिए कि किस सन में उसने वो किताब लिखी। तो किताब लिखना समाज और उसकी शिक्षा पर भी निर्भर करता है, माहौल पर भी निर्भर करता है कि किस माहौल में, उस किस परिवेश में वो लेखक पढ़ा बड़ा, कौन से वो दौर देखा, उस परिवेश का प्रभाव उसकी कलम और उसकी स्याही से पिरोकर उस पन्नों पर उतरता है। ये मायने रखता है। किताब तो आजकल लोग लिख रहे हैं कट कॉपी और पेस्ट, बुरा मत मानिएगा, सही है, ये हकीकत है। विचार क्यों नहीं दे रहे हैं? एक अच्छी किताब होती है जो आपसे बात करे, मेरा यही मानना है। एक अच्छी किताब होती है जो समाज को सटीकता की तरफ ले जाए, एक राष्ट्र निर्माण की तरफ ले जाए, एक राष्ट्र निर्माण की तरफ ले जाए, ऐसे मापदंडों को निर्मित करे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल हो। अभी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दें, आप विद्वान लोगों का। अभी कोरोना काल में, इसके पहले में जब कोरोना आया था, कोरोना 1 में लोग हतोत्साहित हो रहे थे। कौन से लोग हैं? डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पर थे, बीएसएफ की तरफ काम कर रहे थे, नर्सेस, नर्सेस को नर्सेस क्यों कहते हैं? वो सिस्टर्स कही जाती हैं, सिस्टर्स मतलब बहनें। हतोत्साहित हो रहे थे क्योंकि लोग नहीं मान रहे थे, उनका मनोबल टूट रहा था। पूरे दुनिया के लोगों ने कहा कि हम इनको मनोबल को बढ़ाएंगे, तो उनके लिए हम लोगों ने क्लैपिंग की। क्लैपिंग एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपका मनोबल बढ़ाने का। घर में कोई नया मेहमान आता है तो उसको दिया दिखाते हैं, आरती उतारते हैं, तिलक लगाते हैं। क्यों आरती उतारते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और कुछ विद्वान लोगों ने कहा कि हम थाली और ताली बजा रहे हैं, कोरोना नहीं भगा पा रहे। वो कोरोना भगाने के लिए था ही नहीं। ताली और थाली से कोरोना भगता तो मैं तो अपनी पीएचडी डिग्री गिफ्ट कर दूं उसको, जिसको थाली और उसको भगाने से, ताली बजाने से कोरोना जो है भाग जाए, तो मेरी पीएचडी डिग्री ले जाए, कॉपी करके मैं दे देता हूं उनको। वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था मनोबल बढ़ाने के लिए। आप ही सोचिए कि आप बहुत बढ़िया काम किए तो आपके पिताजी आपको गले लगाते। क्या है ये? कोरोना में गले नहीं लगा सकते थे, क्लैप करते, आरती उतारते, वाह मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। और विद्वान लोगों को देखिए कैसे उसको बोल रहे थे। यही शिक्षा है, यही शिक्षा है। और उसको बहुत लोग कैच किए, यूट्यूब से लेकर और ट्विटर और टिकटॉक तक पे लोग गए और उन्होंने अपने शिक्षा का प्रदर्शन किया वहां पे। कोरोना भगाने के लिए हम थाली और ताली बजा रहे हैं। अरे भाई, वो आखिर डॉक्टर और सिस्टर्स जो हैं वो हमारे ही तो बच्चे हैं, हमारे ही देश के तो हैं। तो हम लोग उसका तो मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे थे। एक कोशिश थी, पूरी दुनिया कर रही थी, ऐसा नहीं इंडिया ही कर रहा था, पूरी दुनिया कर रही थी। क्यों सैनिकों को देखकर आप हाथ हिलाते हैं और ताली बजाते हैं? अमेरिका में भी होता है। ये रिस्पेक्ट के लिए होता है, मनोबल बढ़ाने के लिए होता है, सम्मान के लिए होता है। तो सही शिक्षा अगर आपकी रहेगी तो आपके सोच भी सही डायमेंशन में जाएगी, सही विचार बनेंगे और सही विचार देश के निर्माण के लिए होते हैं। भारतीय शिक्षा की जो पद्धति थी एंशियंट, उसमें मैंने पढ़ा है, वो मैं जब डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा भी। ये तो केवल हेडिंग्स हैं, जिस हेडिंग्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें भारतीय शिक्षा की पद्धति इसलिए कभी नहीं थी कि जो है हम एक स्टूडेंट पैदा करें, शिक्षक, ना 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 ना, टीचिंग लर्निंग तक तो वो था ही नहीं। वो तो इसके भी बियॉन्ड था, इसके भी बियॉन्ड था। अगर टीचिंग और लर्निंग तक होता तो जीरो नहीं मिल पाता हम लोगों को।
हम लोग को रामानुजम नहीं मिल पाते, रामानुजम नहीं मिल पाते, आर्यभट्ट नहीं मिलते। वो तो बियॉन्ड था, स्टूडेंट को लीडर बनाना और लीडर को एम्परर बनाने की बात की गई। सिंपल एग्जाम्पल है चंद्रगुप्त मौर्य। अगर भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जातिवाद होता तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत में शासन कर पाते और उनके गुरु चाणक्य होते। ये इसको कहते हैं कि मूर्ख बनाया और आप मूर्ख बन गए। तो इसमें गलती उसकी नहीं जो उसने आपको मूर्ख बनाया, इसमें गलती आपकी है क्योंकि आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े नहीं थे। रामायण में भगवान राम और निषाद राज्य का जिक्र आता है। मित्रता की परिकाष्ठा देखिए, मित्रता की पराकाष्ठा देखिए आप। सुदामा और कृष्ण का जिक्र आता है, मित्रता की पराकाष्ठा देखिए। ये शिक्षा थी हमारे देश की। ये ऐसी शिक्षा थी जिसको सरलता से जीनेटिक्स के माध्यम से जीन लेवल पर ट्रांसफर किया गया। अगर जीनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तो हर घर में छोटे छोटे बच्चे भी जो है हनुमान चालीसा, गीता के उपदेश, गीता प्रेस की किताबें आती हैं जो वीर बालक प्रताप, भरत, ध्रुव के बारे में पढ़ने को, ये होती नहीं होती। हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे कि हम लोग जो है अपने रूट से एक दिन कट सकते हैं, इसलिए ऐसी प्रणाली में शिक्षा को पिरो दिया, ऐसे माला में पिरो दिया कि सदियों तक चलेगा, सदियों तक, और हम इसको वापस सुधार लेंगे। आप अमीर गरीब जो आज बात कर रहे हैं कि हम कॉन्वेंट हाउस में पढ़ रहे थे, आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए, खाली आपके दिमाग पे जोर ना पड़े तो कहिएगा। जिसके पिता सुल्तानपुर के डीएम हो वो कोचिंग पढ़ने जाएगा? अरे वो गुरुजी उसके घर आएंगे पढ़ाने। खाली मैं डीएम की बात कर रहा हूं। तो सोचिए कि जिसके पिता सम्राट हैं उसका लड़का गुरुकुल में जाके लकड़ी काट रहा है, खाना बनाने के लिए लकड़ी चुन के ला रहा है। वो होता, पॉसिबल था? ये सरलता थी, ये सरलता थी जिससे शिक्षा को एक अलग ही आयाम में रखा गया। कभी से शिक्षा जाति धर्म पर प्रभावित नहीं हुई थी, कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं हुई। मैं पूरा वैदिक टेक्स्ट पढ़ लिया और जिस किताब में भी लिखा हो कि शिक्षा बाइज्ड थी धर्म के और जाति के, उस किताब के राइटर की बुक जो है खरीदने से बचिए, वो फर्जी टेक्स्ट है। कहीं भी ऐसा बाइज्डिज्म नहीं था। इवन ब्राह्मणिज्म एजुकेशन सिस्टम में भी, जो ये ब्राह्मिक एजुकेशन सिस्टम है, इसमें भी नहीं बाइज्ड था। बुद्धिस्ट में भी नहीं बाइज्ड था। आप ताजुब करेंगे, बुद्धिस्ट में भी नहीं बाइज्ड था, कहीं भी नहीं। फिर इसके बाद से हम लोग इंट्रोडक्शन टू पोस्ट वैदिक एजुकेशन सिस्टम में चलेंगे, जिसमें हम डिवीज़न ऑफ पोस्ट वैदिक एजुकेशन देखेंगे। टीचर्स कई प्रकार के होते थे, लिटरेचर्स कौन कौन से पढ़े जाते थे, मुख्य उद्देश्य क्या था पोस्ट वैदिक एजुकेशन सिस्टम का, किस मेथड से टीचिंग होती थी, किस टाइप की टीचिंग होती थी, सेक्शंस ऑफ पोस्ट वैदिक एजुकेशन सिस्टम को हम लोग देखेंगे, करिकुलम देखेंगे, और इसमें भी हम वुमेन एजुकेशन को देखेंगे। वुमेन्स एजुकेशन बहुत बड़ा, बहुत लोग किताब लिखे हैं, बहुत लोग, पर आप ताजुब मानिएगा कि दुर्दशा जो लिखे हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ ब्राह्मिक एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे। इसमें हम एम ऑफ ब्राह्मिक एजुकेशन, प्रिंसिपल, मेथड ऑफ टीचिंग, ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, करिकुलम,
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वुमेन्स एजुकेशन के बारे में हम देखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में हम जाएंगे। इसमें बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम जब बना, इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई, जैसे रोल ऑफ इसमें जो है आया एडमिशन का तरीका, कैसे एडमिशन होगा, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ एडमिशन, प्रवेश के तरीके को अलग से डिफाइन किया गया। और फिर सिस्टम ऑफ पबजा, मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि, रूल्स ऑफ एजुकेशन, रूल्स फॉर स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, ड्यूटी ऑफ टीचर, करिकुलम, टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मेथड ऑफ टीचिंग, एजुकेशन इन जनरल पब्लिक, future of higher education, merits and demerits, एंड वुमेन एजुकेशन इन बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम को भी हम देखेंगे। फिर जो मार्कर ऑफ चेंजेस है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ बाई ईस्ट इंडिया कंपनी, मैकले या जो भी प्रणाली थी इनकी। फिर एजुकेशन आफ्टर फ्रीडम, आज़ादी के बाद हमारी शिक्षा प्रणाली कैसे चली। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ कमीशन बनने शुरू हुए और कमीशन ही बनते चले जा रहे हैं। करंट स्टेटस क्या है एजुकेशन सिस्टम का, इसके बारे में हम लोग चर्चा इसमें करेंगे। तो एक एक करके इसमें हम लोग ये वीडियोस को इनपाउंड करेंगे और एजुकेशन सिस्टम को हम लोग अपने एक्सप्लोर करेंगे। हो सकता है जैसे कि हमारा ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट एंड पोस्ट वैदिक और ब्राह्मिक एक ही में हो बन जाए, तो 2 ही 3 स्लाइड में कोशिश करूंगा कि कम उसमें जो है आपको सारे मटेरियल्स को मैं इनपाउंड करूं। बहुत खूबसूरत है, बस आपको अपने सोच को बड़ा रखना है। फिर हम लास्ट में आयनिक आइकॉन्स जो सॉरी आयंस बोल रहा हूँ, आइकॉन्स ऑफ एजुकेशन इन टाइमलाइंस देखेंगे, ऋषिज महर्षिज के बारे में, वेद वेदांत के बारे में, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल लीडर्स के बारे में, साइंटिस्ट ऑफ इंडियाज़ के बारे में, जो है हमारे इंडिया के जो लीजेंडरी साइंटिस्ट थे, होमी जहांगीर बाबा से लेकर और जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आपका सीवी रमन, जेसी बोस और डॉक्टर अब्दुल कलाम, माय फेवरेट वन। तो इनको जो है हम लोग देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सारा कुछ मटेरियल को डालने की कोशिश करूँगा। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो हो जा रहा है दिक्कत, पर कोई नहीं, कोशिश करेंगे हम लोग। बस ये ध्यान रखिएगा कि बहुत दिमाग को खोल कर बैठिएगा इसको सुनने के लिए, तभी आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो लेट्स एक्सप्लोर आवर एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।